आज इस वन शॉट वीडियो के अंदर ये चैप्टर कवर करने वाले हैं विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि से संबंधित क्या चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। और किसी भी महाद्वीप के अंदर जो जनसंख्या है ना, किसी भी महाद्वीप के अंदर जनसंख्या समान नहीं है। जो हमारी विश्व जनसंख्या है वो 8 बिलियन की हो चुकी है। किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए ये बढ़ती हुई जनसंख्या कैसे नुकसानदेह हो सकती है और इसका जो वितरण है वो किस किस तरीके से शुरुआती से आज तक हमें कैसा देखने को मिला है। बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में और बहुत सारी मज़ेदार ट्रिक्स के बारे में आज के इस वन शॉट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे। जब ये तुम वीडियो देख रहे होंगे ना, तब तक तो इस दुनिया के अंदर 1000 से ज़्यादा लोगों का इजाफा हो ही चुका होगा। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 21st सेंचुरी के अंदर 8 बिलियन, इट मीन्स 800 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। तो सवाल यहाँ पर आता है कि जो हम आज इस वन शॉट वीडियो के अंदर ये चैप्टर कवर करने वाले हैं विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि से संबंधित क्या चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है और क्यों किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए ये बढ़ती हुई जनसंख्या कैसे नुकसानदेह हो सकती है और इसका जो वितरण है वो किस किस तरीके से शुरुआती से आज तक हमें कैसा देखने को मिला है। बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में और बहुत सारी मज़ेदार ट्रिक्स के बारे में आज के इस वन शॉट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे। तो स्वागत है आपका सभी बच्चों का, जहां पे बच्चों मैं आपको क्लास 12 की कंप्लीट वन शॉट वीडियो चैप्टर वाइज कवर करा रहा हूं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 मानव विकास वो मैंने कवर करा दिया और आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में और ये सिलसिला बच्चों इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हमारे लाइव सेशन भी होते हैं और साथ ही साथ बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, आपकी स्टडी अच्छी चलते रहे तो आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के बारे में। तो चलिए क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दी गई है। सबसे पहले अगर मैं इस लेसन के अगर आपको पृष्ठभूमि के बारे में बात करूं, यानी कि इसका मेन कंटेंट है क्या, उसके बारे में जान लीजिएगा ताकि आपको इस चैप्टर की सही तरीके से थीम पता चल सके। तो क्या बात बताएगी है? विश्व जनसंख्या। जी हाँ, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ लाइन बोली थी वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में। वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बच्चों स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी। क्या बोली थी? वो लाइन थी कि आज के समय जो हमारी विश्व जनसंख्या है वो 8 बिलियन की हो चुकी है, मतलब 800 करोड़ प्लस। ये चीज़ मैंने आपको बोली थी विश्व जनसंख्या। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो इसका वितरण है, ये हमारा प्यारा सी पृथ्वी है जिसे हम ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। भाई ये हमारा ब्लू प्लेनेट है, पृथ्वी नीला ग्रह हमारा। तो इसमें एक चीज़ क्या है, 71% इसके अंदर जल है, पानी, और 29% स्थल है। 29% क्या है? स्थल। और ये जो स्थल है बच्चे, जो 29% जो स्थल है वो टोटल बच्चे 7 महाद्वीपों के अंदर बटा हुआ है। 7 महाद्वीपों के अंदर बटा हुआ है। अगर उस 7 महाद्वीपों की बात करें तो यहाँ देख लीजिएगा, एक है हमारा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका, फिर आता है यूरोप, कोई सीक्वेंस ऑर्डर नहीं है, बस नाम लिख के बता रहा हूँ, अफ्रीका, फिर आता है एशिया, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, माइटी ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है अंटार्कटिका। ठीक है बच्चों, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल है 7 महाद्वीप। अगर इस वाले महाद्वीप को मार्क कर दो तो यहाँ पे मनुष्य नहीं है। घूमने के लिए जा सकते हैं लेकिन उसका सर्वाइवल, जीवन निर्वाह संभव नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि हद से ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना। तो ये जो 7 महाद्वीप है ना, जो 29% लैंड के ऊपर है, इसी के अंदर बच्चों यूएनओ के अकॉर्डिंग 193 देश के आसपास रहते हैं इन्हीं 7 महाद्वीपों के अंदर। वैसे आप 6 ही मानिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, 6 महाद्वीपों के अंदर। और किसी भी महाद्वीप के अंदर जो जनसंख्या है ना, किसी भी महाद्वीप के अंदर जनसंख्या समान नहीं है, समान रूप से वितरण नहीं है, बटी हुई नहीं है। कहीं ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम है, कहीं हद से ज़्यादा है तो कहीं मध्यम स्तर की है, कहीं पर भी एक जैसी जनसंख्या नहीं है। उदाहरण की बात करें, एशिया जो महाद्वीप है,
एशिया जो महाद्वीप है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। क्यों है इसका भी कारण देख लीजिएगा। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, है ना, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, रशिया का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश, ये सभी के सभी बच्चों, ये सभी के सभी हमारे ही महाद्वीप के अंदर है सारे देश। और इन देशों की जनसंख्या की अगर बात कर लेना तो सारे छोड़ो, सिर्फ आप इन्हीं 3 देशों की देख लो तो 140 280 करोड़, और इसके अंदर अगर 20 भी जोड़ दो तो 305 करोड़ 3 देशों के पास है, 305 करोड़, और वो 3 देश एशिया के हैं। क्या आपको लगता है कि ये पूरे विश्व भर में जनसंख्या का समान वितरण है? नहीं। ये तो बात छोड़ो कि विश्व भर में समान वितरण है जनसंख्या का, सही तरीके से फैली नहीं है। देश में, देश के राज्यों में, देश के राज्यों के क्षेत्र में, वहां पर भी जो जनसंख्या है ना एक समान नहीं है, असमान है। और इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत करी इसके साथ। ये बच्चों टेलीग्राम ग्रुप है। लेसन को शुरुआत होने से पहले आपकी एक हमेशा से कमेंट सेक्शन में एक चीज आएगी लिखी हुई, सर इसके नोट्स मिल सकते हैं, इसके नोट्स मिल सकते हैं, मिल सकते हैं बच्चों। जस्ट स्कैन दिस कोड और ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, या फिर सर्च शाहरुख _ सर _ अड्डा 247, दैट्स इट। डायरेक्ट आप ज्वाइन हो जाओगे। बस टेलीग्राम की ऐप पहले से डाउनलोड करके रखना, फिर स्कैन करना, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ पहले से आपको बता दी। अब बात आती है मेरे बच्चे कंटेंट की। इस लेसन के अंदर जो आपको कंटेंट को कवर करना है, इस लेसन के अंदर आपको जो सारा कंटेंट कवर करना है, बैकग्राउंड हमने जान लिया। पहला हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण को लेकर, जिसके अंदर हम वितरण, घनत्व और वृद्धि इन्हीं के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जनसंख्या में बदलाव कैसे आता है, जन्म, मृत्यु और प्रवास, इनके माध्यम से, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जो इस लेसन में दिए गए उनको समझेंगे। शुरुआत जनसंख्या वितरण के साथ। क्या है? किसी क्षेत्र में जनसंख्या की स्थानिक स्थिति को क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण कहते हैं। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई भी क्षेत्र हो, वहां की जो जनसंख्या की स्थानिक स्थिति है वो जनसंख्या वितरण है। अब आप देखिएगा, दुनिया की 90% आबादी कुछ ही क्षेत्रों में रहती है। एशिया का एग्जाम्पल दिया था, एशिया सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, महाद्वीप है, और 3 ही देश का एग्जाम्पल से आपको पता चल चुका होगा कि कितनी सारी पॉपुलेशन तो इन्हीं देशों के अंदर रहती। बाकी के बच्चे जो 10% लोग हैं बाकी जगहों पे फैले है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व भर में जनसंख्या का क्या है? असमान वितरण, है ना। अगर हम ग्लोबल सिचुएशन की बात करें वितरण को लेकर, वैश्विक स्थिति की, तो विश्व की जनसंख्या का 60%, विश्व की जनसंख्या का कितना बच्चों? 60%। तो जैसे 800 बिलियन है, 800 बिलियन है, वो माफ कीजिएगा 800 करोड़ है, 800 करोड़ है। तो अगर 800 करोड़ का 60% अगर मैं यहाँ पे निकालूं मेरे बच्चे, तो आपको 480 करोड़ के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। तो 480 करोड़ जो है मेरे बच्चे, वो आपको क्या है? पूरे ग्लोबल के अंदर, पूरे मतलब पूरे विश्व में 60% जो जनसंख्या है मात्र 10 देशों के अंदर ही रहती है, मात्र 10 देशों के अंदर ही रहती है। कितना असमान वितरण है? क्या आप इस बात को मेरी समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? यही चीजें बच्चे मैं आपको पहले से बताने की कोशिश कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, इसमें से बच्चों 6 देश तो एशिया महाद्वीप में ही है। मतलब विश्व की जनसंख्या 60% जो है वो केवल 10 देशों में रहती है, और 10 देशों में से भी भाई साहब 6 देश जो है वो किससे है? एशिया महाद्वीप से है। इसलिए बच्चों जनसंख्या की सबसे अधिक सांद्रता, इसका मतलब होता है घनत्व। हो सकता है आपको घनत्व का मतलब भी ना पता हो, शायद उसके बारे में बात करेंगे। सबसे ज्यादा घनत्व जो है वो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों में
हमें देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ है बच्चों इसके बारे में, ये चीज़ है बच्चों इसके बारे में। तो आप देख लीजिएगा कितनी ज़्यादा असमानताएं हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, ये मैंने आपके सामने 10 के 10 देश लिख दिए और उनके फ्लैग भी लगा दिए ताकि आप फ्लैग से आइडेंटिफाई कर पाओ कि किन 10 देशों की बात हो रही है जहाँ पे विश्व की जनसंख्या 60% मतलब 480 करोड़ जो जनसंख्या वो इन 10 देशों में रहती है। और 6 देश भी बताऊंगा एशिया के वो कौन कौन से हैं। तो देख लीजिएगा, ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया सबसे ऊपर रखा है, चाइना, रशिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको। ये 10 देशों के नाम हैं। यहाँ पे अगर मैं यही नाम देखूँ इसमें से एशिया के निकालूँ, भारत एशिया, इंडोनेशिया एशिया, पाकिस्तान एशिया, बांग्लादेश एशिया, रशिया एशिया और चीन एशिया। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से? चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस का कुछ पार्ट। ये 6 देश है जो एशिया के पार्ट, और पूरे विश्व के 10 देश है जो सिर्फ 480 करोड़ जनसंख्या अपने अंडर में करके बैठे हैं। मतलब कि जो हमारे एक तरीके से कितने हो गए? 320 करोड़ लोग, 320 करोड़ लोग। बाकी के बच्चों 183 देशों में रहते हैं। 183 देशों के अंदर, 183 देशों के अंदर कितने? 320 करोड़ लोग रह रहे हैं। भाई ये तो गजब है। और मात्र 10 देशों के अंदर, मात्र 10 देशों के अंदर 480 करोड़ रह रहे हैं। तो आप समझ लीजिएगा ये देश कितने भारी भरकम जनसंख्या वाले हैं। इसलिए बच्चों हम भारत में कहीं भी जाते हैं हमें बहुत सारी समस्याएं देखने पड़ती है, झेलनी भी पड़ती है। कौन कौन सी? कोई गवर्नमेंट एग्जाम दो, हद से ज़्यादा कंपटीशन है। कोई प्राइवेट जॉब में अप्लाई करो, हद से ज़्यादा कंपटीशन है। किसी ट्रैफिक में जम जाओ, मतलब फंस जाओ, हद से ज़्यादा ट्रैफिक है। सारा कारण है जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या। लेकिन बढ़ती जनसंख्या ही एकमात्र कारण है, वो हम आगे टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन ये एक मुख्य कारण माना जा सकता है, ये जनसंख्या का वितरण था। इसीलिए बच्चों, इसीलिए एमसीक्यू डोज के अंदर, एमसीक्यू के अंदर इनके बारे में जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आप इनका नाम याद रख लीजिएगा, जॉर्ज बी क्रेसी। क्या नाम? जॉर्ज बी क्रेसी। इन्होंने बच्चों जनसंख्या के वितरण को लेकर कुछ बात कही थी। क्या बात थी? इन्होंने बोला था कि विश्व की जनसंख्या असमान रूप से क्या है? वितरित है। एक समान नहीं, असमान। और उन्होंने एशिया के बारे में कहा था कि एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं कि एशिया में क्या है कि बहुत सारे अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत ही अधिक लोग रहते हैं। और विश्व की जनसंख्या के वितरण प्रारूप के संबंध में भी यही बात क्या है? सच है। मतलब उन्होंने एक बात बिल्कुल परफेक्ट कही। यहाँ पे मैं 2 आपके लिए ब्रिक बना के दिखा रहा हूँ। ब्रिक का मतलब ये लैंड हो गया। एक लैंड के अंदर बच्चों ये छोटा है, ये वाला क्या है? ये वाला स्मॉल है, ये स्मॉल है, और ये क्या है? लार्ज है। तो यहाँ पे क्या है? ये पर्सन है, 1 2 3, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ बस। और यहाँ पर भी पर्सन है, ये देखो सारे लोग हैं। ये सब क्या है? ये सब लोग हैं। अभी आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। इस वाले स्मॉल लैंड के अंदर छोटी सी जमीन और बड़ी जमीन में क्या अंतर है? ये जो डॉटेड है ये लोग है। जॉर्ज बी क्रेसी यही तो कह रहे हैं कि छोटे से स्थान पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे और बहुत बड़े स्थान पे बहुत कम लोग रह रहे, और यही जनसंख्या का असमान वितरण को दर्शा रहे। और सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है, वो खुद ही सवाल है, सबसे बड़ा सवाल खुद ही एक सवाल है, वो है क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? हर किसी की लाइफ के अंदर क्यों जैसी चीज होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो? अगर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? अगर आप अपनी 12th क्लास की स्टडी करें तो क्यों कर रहे हो?
क्योंकि हर किसी का एक मकसद होता है, हर किसी का एक उद्देश्य होता है, हर किसी का एक पर्पस होता है, एक लक्ष्य होता है जिसे वो हासिल करना चाहता है, जिसे वो पूरा करना चाहता है। मेरा लक्ष्य क्या है कि मैं आपको ये लेसन अच्छे से समझाना चाहता हूँ, आपकी स्टडी अच्छे से कवर कराना चाहता हूँ। आपका क्या लक्ष्य है? आप भी अपनी स्टडी अच्छे से करना चाहते हो, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो। तो ठीक उसी तरीके से जनसंख्या का असमान वितरण क्यों है? इन लोगों को दिक्कत क्या है? जहाँ पे बड़ा स्थान है वहाँ पे ज़्यादा लोग रहे ना, ये कम स्थान पे ज़्यादा लोग क्यों रह रहे? तो इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है, और वो कारण अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले बच्चों आपको समझना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट जो कि है पॉपुलेशन डेंसिटी। जब आप जनसंख्या वितरण को समझोगे तो उसके लिए कंपलसरी है कि आपको पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या वितरण को, जनसंख्या घनत्व को समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि सर ये जनसंख्या घनत्व है क्या? देखो, किसी क्षेत्र की प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि पर रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है जनसंख्या घनत्व बराबर में कुल जनसंख्या अपॉन में कुल भूमि क्षेत्र जो कि किलोमीटर के अंदर आता है, तो वो हमारा जनसंख्या घनत्व है। कहने का मतलब ये एक जमीन है, ये एक जमीन है, यहाँ पे 1000 लोग हैं, ये क्या है? 1000 लोग हैं। और ये दूसरी जमीन है जो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे 100 लोग हैं। ठीक है, व्यक्ति 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 लोग। अब आप बताओ जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा है? इस भूमि के ऊपर, इस भूमि के ऊपर, इस भूमि के ऊपर और इस भूमि के ऊपर क्या फर्क हो रहा है? इसके ऊपर जो दबाव है, इसके ऊपर जो दबाव है वो कम है, और इसके ऊपर जो दबाव है, प्रेशर, वो ज्यादा है। तो इसका मतलब इसका घनत्व जो है वो ज्यादा है, और इसका जो घनत्व है इसके मुकाबले में कम है। और ऐसा ही बच्चों पूरे विश्व की, पूरे समाज की, एक देश की, एक शहर की यही स्थिति हुई पड़ी है कि लोग जो है वो कम स्थान पे ज़्यादा रह रहे हैं और ज़्यादा स्थान पे कम रह रहे हैं, जिसकी वजह से उस भूमि के ऊपर दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है वो भी बढ़ता जा रहा है। और उसका कारण आप देख सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू जो हम बात कर रहे हैं। आगे देखिएगा बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार, रियल एग्जाम्पल लेंगे, कोई हाइपोथेटिकल या कोई इमेजिनेशन वाला नहीं, रियल एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे देश के अंदर बच्चों लास्ट जो जनगणना थी ना वो साल 2011 में हुई थी, और ये हमारी 15वीं जनगणना थी। अभी उम्मीद की जा रही है कि जो 16वीं जनगणना है वो 2027 में हो सकती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 यानी कि राउंड फिगर में लगभग 20 करोड़ थी। और उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल क्षेत्रफल था, जो लैंड है ना, ये जो आप देख रहे हो ना उसका मैप, वो था 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा क्षेत्र था। इट मीन्स कि इस क्षेत्रफल पे 20 करोड़ के आसपास लोग रह रहे हैं। तो इसका अगर हम जनसंख्या घनत्व निकालते हैं तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा जो इसका फॉर्मूला था। तो ऊपर क्या लिखना था, यहाँ पे कुल जनसंख्या ऊपर लिख दी, ये रही 19 को 20 करोड़ के आसपास, और उसका कुल क्षेत्रफल ये रहा। इसको अगर आप कटिंग करोगे तो यहाँ पे एक एवरेज के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एक एवरेज औसत के अनुसार पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 829 व्यक्ति जो है वो रहने चाहिए या फिर रहते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो पर स्क्वायर किलोमीटर में 829 व्यक्ति रह नहीं रहे, लेकिन उसकी एवरेज इतनी निकल के आ रही है कि कहीं पे ज़्यादा लोग रह रहे तो कहीं पे कम लोग रह रहे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ये है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, एक डॉट ये है, एक डॉट ये है और एक डॉट ये, एक डॉट ये, एक डॉट एक ये। तो ये ना सारे सीक्वेंस ऑर्डर में अपनी अपनी जगह पे रह रहे हैं। ये सब जो डॉट आपको शो हो रहे हैं ना, सब अपनी अपनी जगह पे समान रूप से रह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा बॉक्स जो है ना वो आपको ये समझा रहा है कि यहाँ इस एरिया के अंदर ज़्यादा लोग रह रहे, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, फिर इसमें 3 है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें कम है। देखो एक जो है इस जमीन पे इसमें समान वितरण हो रहा है, सब अपनी जगह पे एक समान है। और यहाँ पे कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे बहुत ज़्यादा, तो ये असमान है। और पूरे विश्व की, समाज की, शहरों की यही हालत हुई पड़ी है।
अभी तक हम इस मुद्दे पर नहीं है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। वेट करना पड़ेगा भाई, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, इसलिए बड़ा स्लो तरीके से और एग्जांपल के साथ लेके चल रहा हूं। तो यानी कि 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। 2011 की ही जनगणना का एग्जांपल है, राजस्थान स्टेट का नाम लिया गया। पधारो हमारे देश, पधारो हमारे समाज। राजस्थान की कुल जनसंख्या बच्चों 2011 के अनुसार अप्रॉक्स 7 करोड़ थी, यानी कि 6,85,48,437, जिसका कुल क्षेत्रफल जो था वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में था। ठीक है, अब आप यूपी से कंपेयर करो तो यूपी का जो वर्ग किलोमीटर है वो 2,40,000 के आसपास है और इसका 3,42,000। मोटे मोटे तौर पे 1 लाख से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर राजस्थान बड़ा है वो यूपी से। लेकिन जनसंख्या में जहां इसकी 20 करोड़ थी यूपी की और इसकी सिर्फ 7 करोड़ है, 13 करोड़ कम है। तो इस वजह से बच्चों ऊपर हम यही रखेंगे, नीचे इसको रखेंगे, कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल को, है ना। तो अगर हम इसको काटापीटी करेंगे तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आते हैं। अब यहाँ का जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व से क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और जनसंख्या की वृद्धि से सबसे बड़ा, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो आप बिल्कुल ऐसा मत समझना कभी भी कि जिस देश की या जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होती है तो वो सबसे ज्यादा होता है घनत्व में भी, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि घनत्व के मामले में आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पे यूपी जो है वो ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू राजस्थान, जबकि इसका क्षेत्रफल यूपी का कम है और इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। और यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात आती है कि सर क्यों, प्लीज बता दीजिए ना। चलो यार बता देते हैं कि ये जो लोग हैं वो इस वजह से रह रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए अवसर, उनको चाहिए अपॉर्चुनिटीज, और जहां व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलती है ना वो वहां की तलाश सबसे ज्यादा करते हैं। ये बिल्कुल ऐसी गेम है, बिल्कुल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। आपके सामने एक ब्लू ओशियन दिया जाता है और एक रेड ओशियन दिया जाता है। मतलब मैं आपको बताता हूं, मतलब तुम्हें बहुत जान। ये हो गया रेड ओशियन, ये हो गया रेड ओशियन, समुद्र, ठीक है भाई। और ये हो गया ब्लू, ये हो गया बच्चों ब्लू। अब आपसे बोला जाएगा कि यहां पे ना बहुत ज्यादा क्या है, अपॉर्चुनिटी, अवसर है। यहां पे बहुत ज्यादा क्या है, अवसर है, और यहां पे क्या है, अवसरों की कमी है। और ये अवसर हम किसके माध्यम से, अगर हम समुद्र का एग्जांपल ले रहे तो यहां पे मछलियां हैं जैसे 10, और यहां पर है बच्चों 10 लाख। तो एक बात बताओ, लोग किस में जाना पसंद करेंगे, मतलब किस चीज के अंदर? तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है रेड ओशियन में। रेड ओशियन में क्यों? क्योंकि वहां पे अवसर ज्यादा है, मछलियां ज्यादा आ सकती है, ना कि यहां पे। तो अब दोनों का जो लैंड है, जो दोनों ने जगह ले रखी है ना, वो सेम ले रखी है, लेकिन जो भी लोग हैं वो इस तरफ को ज्यादा जा रहे, जो भी लोग हैं वो इस तरफ को ज्यादा जा रहे, इस तरफ को ज्यादा जा रहे, इस तरफ को ज्यादा, और यहाँ पे कम जा रहे। यहाँ पे क्या है, कम जा रहे, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती जा रही, भीड़ होती जा रही, भीड़ होती जा रही, और यहाँ पे सिर्फ गिनी चुनी है। क्यों? क्योंकि अवसर वहां पे कम है, अवसर यहाँ पे ज्यादा है। मैं आपको बोलूं भाई, 2 मार्केट दे रहा हूं, इस मार्केट के अंदर कुछ ही दुकानें हैं और इस मार्केट में बहुत सारी दुकानें, तो आप किस में जाना चाहोगे? आप उसमें जाना चाहोगे जहां बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे क्रेता है, बहुत सारे विक्रेता है, खरीदने वाले भी और बेचने वाले भी। तो ज्यादा लोग हैं तो वॉकिंग ज्यादा होगी, सेल के चांसेस ज्यादा है, और यहाँ पे कम है, उनको महंगा देना पड़ेगा, बहुत रिस्की वाली बात है। ठीक है, और यही चीज है बच्चों इन मामलों में भी होती है। पूरे विश्व में लोग ना उस जगह पे रहना जहां ज्यादा पसंद करते हैं, जहां अवसर ज्यादा होते हैं। और अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी किस चीज की, हर एक चीज की हो सकती है। उसे समझने के लिए हम जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे, उससे हम समझेंगे। जैसे पहला कारक होगा भौगोलिक, दूसरा होगा आर्थिक, तीसरा होगा सांस्कृतिक। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं भौगोलिक कारक के बारे में, भौगोलिक कारक के बारे में। जैसे सबसे पहले लोग देखते हैं जो जियोग्राफिकल फैक्टर में जल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहां पानी की सुविधा अच्छी होगी तो लोग वहां पे ज्यादा बसने की हो जाएंगे, क्योंकि पानी, जल ही जीवन है। गंगा किनारे, गंगा नदी जो हमारे उत्तर भारत में है, जैसे इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी, उत्तर प्रदेश के तीनों वो है शहर, यहाँ पे आपको जनसंख्या ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि जल की उपलब्धता अच्छी है।
दूसरा ज्योग्राफिकल फैक्टर में लोग देखते हैं भूमि की उर्वरकता, कि जहाँ की जमीन उपजाऊ है, खाने के लिए फसलें देती है, वहाँ पे लोग आपको ज़्यादा ही मिलेगी। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान दुनिया के सबसे घने आबादी वाले, क्यों? क्योंकि मिट्टी उपजाऊ है। अब आप बताओ पूरे भारत के अंदर कृषि कहाँ होती है? उत्तर भारत में। कौन से राज्यों में? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहती है। फिर आता है क्लाइमेट, जलवायु बहुत मैटर करती है। हमारी जो बॉडी है ना ही ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकती और ना ही ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करती। तो जहाँ मौसम बच्चों बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं होता ना, लोग वहीं पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे दक्षिण भारत या पश्चिमी यूरोप के देश। और एक और रीज़न बता देता हूँ, पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में क्या मसला आता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र होते हैं ना रहने के लिए मुश्किल होते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे कम रह पाते हैं। हिमालय, दक्कन के पठार, क्यों? क्योंकि जो रास्ता होता है ऊबड़ खाबड़ होता है, सुविधाएं की कमी होती है, जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो हमें नहीं मिल पाती है। घूमने फिरने के लिए फिर भी ये जगहें अच्छी होती है, लेकिन परमानेंट रहने के लिए लोग एक ऐसा लैंड देखते हैं जो समतल हो। क्यों? समतल मैदान इसलिए फायदे करते हैं, परिवहन की सुविधाएं, आसपास की दुकानें, हॉस्पिटल, स्कूल, रोड्स, है ना, ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती है। और ऊबड़ खाबड़ वाले जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इन चीज़ों की कमी रहती है। जैसे मैगी, कितनी महंगी मिलती है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म से ही सारा कुछ चलता है ज़्यादातर केसेस के अंदर। ये सब रीज़न है। दूसरा बच्चों, लोग इकोनॉमिक फैक्टर देखते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में वो देखते हैं खनिज और उद्योग। जहाँ उद्योग खनिज होंगे वहाँ पे नौकरी लगेगी, और जहाँ नौकरी लगेगी वहाँ रहना लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। शहरों का लोग विकास देखेंगे, शहरों के अंदर स्कूल, अस्पताल, रोजगार मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। अब मैं आपको भारत के चार ऐसे महानगर बताता हूँ, जैसे दिल्ली, दिल्ली है दीवानों की दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, है ना, या फिर हैदराबाद। तो ये कुछ ना ऐसी सिटी हुई पड़ी है जहां पे बच्चों स्कूल, अस्पताल, रोजगार, इनके अवसर सबसे ज्यादा है। इसी वजह से इन सभी महानगरों की जनसंख्या बहुत अधिक है और यहाँ का जो घनत्व है वो भी बहुत ज़्यादा है। भाई साहब, दिल्ली का तो 11,000 से ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। आप लगा लीजिएगा 1 किलोमीटर दायरे के अंदर दिल्ली में औसतन 11,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। इतनी छोटी सी दिल्ली है बच्चों। अगर आप हरियाणा का मैप देखोगे और दिल्ली का मैप देखोगे तो आपको लगेगा कि हरियाणा की कैपिटल ही दिल्ली है, पर दिल्ली इतनी छोटी है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रोजगार के अवसर, रहन सहन, अपॉर्चुनिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, काम, नौकरियां, दुनिया भर की सारी चीज़ें यहाँ मिलती है। और इसी वजह से लोग उसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। एक सांस्कृतिक कारक भी होता है, धार्मिक कारण की वजह से भी लोग उस जगह पे रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्थान अच्छा माना जाता है। लोग आस्था और रोजगार की वजह से वहाँ पे रहते हैं। कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के आसपास के बाजार देख लो, भरे भरे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मार्केट भी लगती है, अच्छा खासा सामान भी बिक जाता है, ठीक है, और लोगों को एक आस्था भी पूरी रहती है। और राजनीतिक कारण, मतलब कि जहाँ पे प्रशासनिक सुविधाएं काफ़ी अच्छी होती है, बसावटें अच्छी होती है, साफ़ सुथरा माहौल होता है, लोग इससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर हमारी राजधानी जो है ये सारी, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो बच्चों हमारा इन चीज़ों से रिलेटेड हो गया। उम्मीद है कि अब आपको जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण अच्छे से समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? किसी क्षेत्र की जनसंख्या में अगर समय के साथ जो परिवर्तन, इट मीन्स जो चेंजेस होता है, जो बदलाव आता है, उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये दो तरीके से होती है, एक होती है पूरी और एक होती है प्रतिशत में। पूरी अगर जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जैसे 2001 के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे 101 करोड़ थी जनसंख्या भारत की, तो वो 2011 में वो 121 करोड़ होगी। तो कुल मिला के बच्चों 10 सालों के अंदर जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो कितनी हुई बच्चों? जनसंख्या में वृद्धि हुई 20 करोड़ की, 20 CR की। तो ये क्या हो गया? पूर्ण वृद्धि हो गया।
प्रतिशत की बात करें तो जैसे मान लो 2001 से लेकर 2011 तक, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं प्रतिशत के हिसाब से। अच्छा, जैसे 2002, फिर 2003, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 2020, 20 लिख देता हूँ ना, समझ आ जाएगा। ये हो गया 2010 और 2011। तो मान लो कि इधर जो वृद्धि थी वो 1% के हिसाब से बढ़ी, फिर अगले टाइम वो 1.5% की दर से बढ़ी, फिर यहाँ पे 2% की दर से बढ़ी 2%, फिर मान लो यहाँ पे 1.7% हो गया, वहाँ पे 1.8% हो गया, 1.6% हो गया, 2.1% हो गया, 2.3% हो गया, 1.7% हो गया और 1.8%। तो ये जो वृद्धि हुई है ना बच्चों, ये जो प्रतिशत में वृद्धि, तो कहीं पे बढ़ रही है, कहीं पे घट रही है, कहीं पे बढ़ रही है, कहीं पे घट रही है। कहीं का न्यूज़ में आपने सुना होगा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में आई गिरावट। तो जनसंख्या तो तब भी बढ़ ही रही है, बस जिस गति से बढ़नी चाहिए थी उसमें थोड़ा गिरावट आई है, मतलब प्रतिशत में कमी आई है। इट्स लाइक ऐसे समझ सकते हो, आप एक बाइक चला रहे हो, बाइक की स्पीड 60 पे थी तो तब भी गाड़ी चल रही थी, और आपने 50 कर दी, तो यानी कि स्पीड में घटोती हुई, स्पीड में कमी आई, लेकिन बाइक तो तब भी चल रही है, डिस्टेंस वो तब भी कवर कर रही है। सेम जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, बस ये मान लो कि पहले 20 पैदा हो रहे थे, अब 10 पैदा हो रहे, फिर 20 पैदा, फिर 40 पैदा, फिर 10 पैदा। तो ये उतार चढ़ाव वृद्धि में प्रतिशत के तौर पे देखने को मिलता है। उम्मीद है कि आपको ये तो अच्छे से समझ आ ही चुका होगा। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, कौन सा है? एक इसके अंदर जन्म है, एक मृत्यु और एक प्रवास है। जन्म, जब नए बच्चे पैदा होते हैं तो जनसंख्या बढ़ जाती है। मृत्यु, जब कोई लोग की डेथ हो जाती है तो जनसंख्या में घटोती होती है। प्रवास, जब कोई अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान चले जाता है तो प्रवास कहलाया जाता है, तब भी इसमें जो वृद्धि है वो प्रभावित होती है जनसंख्या की। ठीक है, अब यहां से हम एक एक करके इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जन्म दर, जन्म दर का मतलब होता है कि किसी स्थान, चाहे वो आपका देश हो, राज्य हो या शहर हो, उसमें एक निश्चित समय में कितने बच्चे पैदा हुए। जैसे हमारे यहाँ पे हम प्रति 1000 लोगों पे एनुअल बेसिस पे, यानी कि सालाना जन्मों की संख्या के रूप में इसको मेजर करते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, ऊपर हम लिखेंगे कुल जन्मों की संख्या, नीचे हम लिखेंगे कुल जनसंख्या। तो अगर हम देखें बच्चों, अगर हम देखें तो किसी गांव में 10,000 लोग थे और साल भर में वहां पे 200 बच्चे पैदा हुए, तो वहां की जन्म दर 20 बच्चे पे प्रति 1000 निकली। फॉर्मूले से समझे, देखो कुल जन्मों की संख्या कितनी लिखी हुई है, कुल जन्मों की जो संख्या है वहां पे 200 बच्चे पैदा हुए, तो मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे 200 बच्चे। फिर मैं नीचे लिखता हूं कुल जनसंख्या 10,000 थी, वहां की कुल जनसंख्या कितनी थी? 10,000, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारे प्रति 1000 से ले आता है, हम छोटी यूनिट लेके चलते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रति 1000। तो अगर अब इसी चीज को अगर हम कैलकुलेट करें बच्चे, इसी चीज को, तो 3 जीरो से मैं 3 जीरो काट देता हूं, वही जो हम सिंपल सी मैथ करते हैं भाई। और 10 दाम होता है 100 और 10 20 होता है 200, तो ये हो गया 20, 20 से कट गया 200। तो अब आप बताओ, किसी गांव में 10,000 लोग थे और साल भर में 200 बच्चे पैदा हुए, तो जन्म दर वहां कितनी हुई? 20 बच्चे, वो भी कितने? प्रति 1000 पे निकल के है कि वहां पे सालाना 1000 पे 20 बच्चों का जन्म होता है, वो जन्म दर होती है। सेम सिचुएशन बिल्कुल उल्टा इसके है मृत्यु दर, कि किसी स्थान पे एक निश्चित समय में कितने लोग मरे, वही हमारे यहाँ सामान्यतः 1000 से ही हम कैलकुलेट करते हैं मौतों की संख्या। अब यहाँ पे कुल जन्मों की जगह मौत लिख दीजिएगा, है ना, और सेम रहेगा। जैसे उसी गांव के अंदर 10,000 लोग रहते हैं और साल भर में 100 मरे, तो जैसे 100 लोग मरे और वही जनसंख्या कितनी थी वहां की? 10,000 थी, और मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 1000 से ही करेंगे, तो वही 3 जीरो से 3 जीरो काट दे, 10 दाम 100 हो गया। तो उसी गांव में 10,000 लोग, साल भर में 100 लोगों की मृत्यु होती है, तो मृत्यु दर 10 मौतें प्रति 1000 व्यक्तियों के ऊपर निकल के आती है। ये चीज है बच्चों। फिर अगला तीसरा जो था वो था प्रवास। प्रवास का मतलब होता है माइग्रेट होना, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। तो किसी व्यक्ति या लोगों का एक देश या इलाके, निवास स्थान आदि से आना जाना प्रवास कहलाता है। अब ये दो तरीके से होता है, एक होता है जहां से आप निकले हो वो आपका उद्गम स्थान होता है, और दूसरा जहां पर आप रीच करे हो, पहुंचे हो, वो आपका डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य स्थान होता है। तो अगर हम बात करें उद्गम स्थान की, तो उद्गम स्थल वह स्थल होता है जहां से लोग
शुरू करते हैं अपना प्रवास, यानी कि जहां से लोग निकले हैं और जहां वो पहुंचे, गंतव्य स्थल वह स्थान होता है जहां लोग प्रवास करके पहुंचते हैं, यानी कि वहां जाकर रहते हैं। इनके कुछ विशेषताएं होती है। क्यों लोग ऐसा करते हैं भाई? कोई तो कारण होगा, कारण है, हर चीज का कारण है। क्यों, इसके अंदर भी आइडेंटिफाई करेंगे हम। क्योंकि रोजगार के अवसर कम है इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं कम है, गरीबी है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, संघर्ष है, युद्ध जैसी स्थितियां हैं, इसलिए लोग अपनी जगह को छोड़े। जनसंख्या कम होती है और श्रमिकों की संख्या में कमी आती है। लोग जहां पे जाते हैं वहां रोजगार की तलाश में जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, इन सभी की सुविधाएं अच्छी होती है। जनसंख्या में वहां वृद्धि होती है और श्रम बल जो है अधिक हो जाता है और कभी कभी झुग्गी बस्तियां भी बन जाती हैं। सभी लोग अगर गांव से शहर में आ जाएंगे तो गांव की संख्या कम हो जाएगी और शहरों की संख्या बढ़ जाएगी। जितनी शहरों की होनी चाहिए उससे 10-20 गुना ज्यादा हो जाएगी। अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई का यही तो हाल है। पूरे भारत से लोग ऐसे शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि उसके बच्चों को, उसको खुद को बेहतर स्वास्थ्य मिले, बेहतर शिक्षा मिले, रोजगार के अवसर मिले, रहन सहन की सुविधाएं हो, आसपास की ज़रूरतें पूरी हो सके, परिवहन की सुविधा या बैंकिंग सुविधा, ये सब चीज़ें हर एक व्यक्ति चाह रखता है और उसे जहाँ मिलेगी वो वहाँ जाके रहेगा, फिर से चाहे कितना भी एडजस्ट क्यों ना करना पड़े। अगर ये चीज़ें हर जगह आराम से उपलब्ध हो जाए तो लोग अपनी जगह को छोड़े क्यों? तो ये भी तो आपको समझने की ज़रूरत है ये चीज़ें। और बच्चों, हमारे यहाँ पे लोग जो है प्रवास इन माध्यमों से करते हैं। ये कुछ धाराएं हैं, 4 धाराएं हैं, 1, 2, 3 और 4। सबसे पॉपुलर है ये वाली, मोस्ट पॉपुलर। लोग सबसे ज़्यादा गांव से नगर की ओर या शहर की ओर सबसे ज़्यादा प्रवास करते हैं और वो इसीलिए करते हैं, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वही सारी चीज़ें। नगर से गांव ये सबसे ज़्यादा कम होता है। जैसे स्त्रियों के साथ हो सकता है, शादी विवाह के मामले में, या किसी सरकारी अफसर है ना जिसका ड्यूटी सीधा वहाँ लगा दी हो, इन केसेस में होता है। गांव से गांव बहुत ज़्यादा लोग करते रहते हैं और नगर से नगर भी बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा करते हैं वो यही वाला है। और इसी के अंदर बच्चों 2 चीज़ें आती हैं। इसी के अंदर 2 चीज़ें आती हैं और वो कौन कौन सी है? वो है बच्चों, एक होता है पुश फैक्टर, आपके बुक में भी दे रखा है, और एक होता है पुल फैक्टर। या इसे मिटा के, ठीक है, एक होता है बच्चों पुश फैक्टर और एक होता है पुल फैक्टर। ये होता है मजबूरी में लोगों ने छोड़ा, पुश किया, धक्का दिया, और ये होता है आकर्षण के माध्यम से लोग गए कहीं और, प्रवास किया। ये प्रवास के दोनों टाइप्स होते हैं बच्चों, ये प्रवास के दोनों। मजबूरी क्या हो सकती है? मजबूरी है, गरीबी है, आपदाएं आती है, रहन सहन की सुविधा नहीं है, खतरा रहता है। और आकर्षण क्या हो सकता है? बेहतर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और सबसे ज़्यादा रोजगार है, आवश्यकताएं पूरी हो सकती है, सुविधाएं हैं, सुरक्षा है। ये सब चीज़ें पुश और पुल फैक्टर के अंदर आते हैं। प्रतिकर्ष अपकर्ष के नाम से इसे हिंदी में भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बात आता है जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। तो बच्चों 3 है जनसंख्या वृद्धि की अवस्था है। इनको बच्चों हम जनांकीय संक्रमण के नाम से जानते हैं। क्या? जनांक, इस नाम से भी आप जान सकते हैं। तो 3 अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे दिया गया है। पहली अवस्था में क्या होता है बच्चों? जन्म भी ज्यादा होते हैं, और ये इसलिए दिया गया है, ये समाज के बारे में बता रही है कि किसी समाज जो है वो पिछड़ा है, फिर वो विकासशील और विकसित में आते हैं। लोगों की अर्थव्यवस्था को देखी जाती है। जैसे यहाँ पे 3 अवस्थाएं बताई गई है, इस वाले के अंदर जन्म भी ज्यादा हो रहे हैं और मृत्यु भी ज्यादा हो रही है। लोग पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं, मर भी ज्यादा रहे, इसलिए वहां पे जो वृद्धि है वो धीमी है। इस वाले के अंदर लोग पैदा ज्यादा हो तो रहे हैं लेकिन मृत्यु में क्या आ रही है? कमी आ रही है। और इस वाले में जन्म भी कम हो रहे हैं और मृत्यु में भी कमी आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे अगर प्लस ज़्यादा हो रहे हैं, लोग पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो यहाँ पे तेज वृद्धि हो रही है। और यहाँ पे लोग भी कम पैदा हो रहे हैं, मर भी कम रहे हैं, तो ये स्थिरता की ओर जा रहा है। तो इधर तो बच्चों हालात बेकार है, अफ्रीका के पिछड़े देश, ये अल्प विकसित देशों में, और जहाँ पे तेज तरीके से वृद्धि हो रही है, भारत जैसे विस्फोट हुआ था यहाँ पे, आज देख लो भारत की जनसंख्या, और ये विकसित देशों के अंदर। तो ये हो गया अल्प विकसित, ये हो गया विकसित, और ये हो गया विकासशील। मतलब ये हो गया अल्प विकसित, ये विकासशील, और ये
विकसित। तो इन तीनों अवस्थाओं के बारे में आप अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है जनसंख्या के प्रभाव कौन कौन से हैं। जनसंख्या के प्रभाव कौन कौन से हैं, तो आइए उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये हैं बच्चों सकारात्मक तरीके से और ये वाले हैं नकारात्मक तरीके से। हम सभी जानते हैं बच्चों जनसंख्या के नुकसान तो है लेकिन कुछ फायदे भी है। फायदे है पॉजिटिव तरीके से। जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पे श्रमिक शक्ति ज्यादा है, यानी कि लोग बहुत सारे हैं काम के लिए। दूसरा है उपभोक्ता बाजार, किसी को कुछ भी बेचा जा सकता है। आज विश्व भर में जो भारत है वो एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट बनी हुई है। क्यों? क्योंकि अब विश्व की सारी जो कंपनियां वो भारत के अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रेता विक्रेताओं की संख्या ज्यादा है, जिससे कि राष्ट्रीय संपत्ति बनी रहती है। ये तो और सुरक्षा भी रहती है क्योंकि बहुत बड़ा देश है तो मजबूती भी रहती है, ज्यादा लोग हैं। दूसरी तरफ है बच्चों नुकसान। नुकसान तो बहुत सारे यहाँ लिमिटेड ही है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। भाई जॉब है 10 जनों की, लेने वाले हैं 100, तो पता है कि 10 जनों की लगेगी तो 90 जने क्या करेंगे। समस्या यहाँ हल नहीं होती है। ये 90 जने जब किसी दूसरी 10 जॉब में अप्लाई करेंगे तो उसके बाद नए 100 जने और होंगे, तो उसमें से भी फिर 10 जनों को मिलेगी। तो जहां पहले 90 जने रह गए थे अब 180 जने रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10-10 का आंकड़ा चल रहा है। मतलब कि सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बच्चों? ऐसी सिचुएशन में यही तो होता है कि जो 2 रुपये का नींबू है वो भी 20 रुपये या 50 रुपये का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी पूर्ति यानी सप्लाई कम है लेकिन उसकी डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा है। और जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, इकोनॉमिक्स के आप माहिर होंगे, आपको पता ही होगा कि कीमतें बढ़ जाती है। या सप्लाई अच्छी आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। और हमारे देश में आज यही तो कमी है कि लोग आज 10-10, 12-12 हज़ार की जॉब करने के लिए भी रेडी है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। और इसी चीज़ का बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे क्षेत्र फायदा भी उठाते हैं। कमी किसी के अंदर नहीं है, समस्या जनसंख्या को लेकर है कि किस किस को कितना कितना दिया है। एक सही डायरेक्शन, सही दिशा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जी हाँ, जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हम जनसंख्या को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं। और इसके लिए बच्चों एक विद्वान, एक समाजशास्त्री है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। सोशियोलॉजी वाले बच्चे इनका नाम जरूर जानते होंगे। इन्होंने अपने एक सिद्धांत दिया था 1798 में, और ये सिद्धांत दिया था उन्होंने एसे ऑन पॉपुलेशन पे, एसे ऑन पॉपुलेशन। हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा ये वाला एसे ऑन पॉपुलेशन वाला, ये पूछा जाएगा कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय थे वो किस तरीके से दिए थे। उन्होंने बोला था देखो मनुष्य के अंदर ना अपनी एक इच्छा होती है, अगर वो अपनी इच्छा को कंट्रोल में कर ले तो जनसंख्या में नियंत्रण आ सकता है। तो ये कृत्रिम अवरोध बताए थे जो मैन मेड है, जो मैन ह्यूमंस द्वारा है। कैसे? बड़ी उम्र में अगर वो विवाह करेगा तो इससे क्या होगा, जनसंख्या में कमी आ सकती है। वही बात है कि बंदा एक 20 साल की उम्र में शादी कर रहा है और एक 25 साल में, भाई साहब ये 3 बच्चे तक कर सकता है, ये 0 पे ही रहेगा। तो देख लो, सब ऐसे करेंगे तो लंबी उम्र में विवाह करेंगे, जनसंख्या में कंट्रोल आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे सेक्सुअल रिलेशन होते हैं, जो यौन संबंध होते हैं, अगर व्यक्ति इसके ऊपर कंट्रोल करे तो इससे भी क्या हो सकता है, बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे तो जनसंख्या में नियंत्रण है। सबसे बड़ी बात है ब्रह्मचार्य का पालन कर लो भाई, सन्यासी बन जाओ, बात ही खत्म। फिर उन्होंने बोला था कि कुछ प्राकृतिक अवरोध भी होते हैं जो मनुष्य के हाथ में होने थे, जैसे अकाल, महामारी, भूकंप, बाढ़ वगैरह, इनके माध्यम से भी लोगों की मृत्यु होती है। इसलिए इनका सिद्धांत एक निराशावादी सिद्धांत भी था। ये सजेशन इनके आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद बच्चों जनसंख्या भूगोल की कुछ संकल्पनाएं जो आपकी बुक में दे रखी है, आपको पढ़नी चाहिए। पहली जैसे जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताया गया, इसके अंदर सिंपली उन्होंने क्या बोला है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में समय के 2 अंतरालों के बीच में होने वाला बदलाव। 2 अंतराल, जैसे भारत की जनसंख्या 2001 में 102 करोड़, 2011 में 121 करोड़, तो 2 अंतरालों के बीच में बच्चों अगर हम माइनस कर रहे हैं तो 18 करोड़ के आसपास वहां पे जनसंख्या में वृद्धि हुई। फिर आता है जनसंख्या की वृद्धि दर जो प्रतिशत में है, यानी कि ये बताते हैं कि जनसंख्या कितने प्रतिशत, परसेंटेज से बढ़ रही है। अगर 10 साल में 10% की दर से बढ़ी तो उसकी एवरेज हर साल 1% के हिसाब से मानी जाएगी। फिर आता है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल ग्रोथ, जिसके अंदर बच्चों जन्म और मृत्यु के अंतर से निकाली जाती है। इसमें हम प्रवास यानी कि माइग्रेशन को शामिल नहीं करते, शामिल करते हैं हम वास्तविक के अंदर जो एक्चुअल ग्रोथ होती है, यानी कि इसके अंदर बच्चों जन्म, मृत्यु और प्रवास भी शामिल होता है, यानी कि लोगों के आने जाने को भी हम जोड़ लेते हैं। और जो लास्ट होती है वो होती है जनसंख्या की भौगोलिक वृद्धि, यानी कि इसमें हम देखते हैं जब लोग किसी दूसरे देश या स्थान पे परमानेंट तरीके से बस जाते हैं, जैसे भारत के लोग अमेरिका, खाड़ी या यूरोपियन कंट्री में जाके बस जाते हैं, तो वो भौगोलिक वृद्धि को दर्शाता है।
यही सब कुछ था बच्चों। और आपके फैक्ट के तौर पे इस लेसन के अंदर विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। अकेले 20वीं शताब्दी में ही जनसंख्या 4 गुना से ज्यादा बढ़ी है। और हर साल 8 करोड़ लोग जो है पहले की जनसंख्या में जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था आज विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ की हो चुकी है। इट मीन्स 8 बिलियन। ये अपने आप में एक बहुत रिमार्केबल चीज है। तो ये था बच्चों विश्व जनसंख्या घनत्व, वितरण और वृद्धि से रिलेटेड इस वन शॉट वीडियो के अंदर आपका चैप्टर। उम्मीद है कि मेरे बच्चों आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक सारी चीजें विद एग्जाम्पल इस लेसन की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और इसी तरीके से बच्चों आने वाले लेसन का सिलसिला इसी वन शॉट वीडियो के अंदर चलता रहेगा। बस आज सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट पूछेगा। और एक सवाल बच्चों मैं भी आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आप मुझे बताइएगा जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड पूछूंगा कि साल 2011 में, कमेंट करके बताना, कमेंट में बताना बच्चों, ठीक है। साल 2011 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भारत का तो कमेंट के अंदर बच्चों अपना आंसर देना है। इसका कमेंट के अंदर बच्चों आपको इसका आंसर देना है। लेट्स सी कि कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते। और डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आगे के वन शॉट के लिए, और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जो स्टार्टिंग में बताया था उसे ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो ये था आज के इस क्लास के अंदर। तो बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।